रीबर्थ इन नॉवल एपिसोड 6। सूर्यांश अपने होश में नहीं था, इसलिए वो ट्रेन को पी लेता है। उसे दिन को पीने के 10 मिनट बाद सूर्यांश को अपने शरीर में जलन का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि किसी ने उसे ड्रग्स दिया है। वो वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। वो लड़की भी उसके तरफ जाने लगती है, लेकिन सभी को किसी से टकरा जाती है और इतने में सूर्यांश वहां से निकालकर अपने प्राइवेट रूम में चला जाता है। जब वो लड़की घूमकर उधर देखते हैं तब तक सूर्यास्त वहां से जा चुका था। अब उसे पता ही नहीं था कि सूर्यास्त किधर गया, इसलिए वो चारों तरफ सूर्यांश को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैं जिस लड़की से टकराई थी उसको अपने सामने कह दिया, जब तुम लोगों से संभाली नहीं जाती तो पीते क्यों हो इतना, और उसे वही छोड़कर चली जाती है। वो लड़की अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ उधर बढ़ जाती है। वो कमरे में जाकर खड़ी हो जाती है और अपने कपड़ों को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे निकाल नहीं रहे थे। उसके मुंह से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी, मुझे गर्मी लग रही है। तभी वॉशरूम में उसे पानी गिरने की आवाज आती है तो वो लड़की उस तरफ बढ़ जाती है। ए लिल, जब मैं वॉशरूम में जाती है तो देखी है शावर के नीचे एक हैंडसम से लड़का खड़ा हुआ था और उसके सर से लेकर पानी नीचे तक जा रहा था। इस वक्त वो लड़का बिना किसी कपड़े के भेज रहा था। वो लड़की जाकर पीछे से उसे लड़के को अपनी बाहों में भर लेती है और उसे लड़के से चिपकने के बाद बहुत ठंड का एहसास होता है, इसीलिए वो उसे और चिपकने लगती है। तभी वो लड़का घूम कर देखता है तो वो लड़की उसके सीने से चिपक जाती है। वो लड़का कोई और नहीं सूर्यांश था। सूर्यांश उसे लड़की को खुद से दूर करता है और कहता है, दूर हो मुझे वरना पछताओगी। मैं लड़की अपने कपड़े खोलते हुए कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सूर्यांश उसे लड़की के शरीर को टच करके पहचान जाता है कि इस लड़की को भी किसी ने सूर्यांश उसे लड़की के शरीर को टच करके पहचान जाता है कि इस लड़की को भी किसी ने ड्रग्स दिया है, इसीलिए बहुत लड़की को खुद से दूर करते हुए कहता है, देखो लड़की तुम जो कोई भी हो चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं खुद इतना खुद को कमजोर महसूस कर रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो फिर तुम्हें पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो लड़की अपने फेस में ही नहीं थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो इस वक्त जो कर रही है आगे चलकर उसकी जिंदगी के लिए बहुत पेनफुल होने वाला है। वो लड़की फिर से सूर्यांश से चिपक जाती है और उसके सीने पर अपने होंठ फिराने लगती है। उसके ऐसा करते ही सूर्यांश का भी खुद पर से कंट्रोल छूट जाता है। वो उसे लड़की को खुद से चिपक कर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और अपना पूरा वजन उसे लड़की के ऊपर डाल रहा था। वो लड़की ड्रग्स के नशे में इतने कर थी तो उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सूर्यांश अब उसे लड़की को दीवार से सट देता है और उसकी पीठ को चुमने और काटने लगता है। आप उसे अपने शरीर में बहुत ही हार्डनेस फील होने लगी थी और वो समझ गया था कि अब वो इस लड़की से ही खुद को शांत कर सकता है, इसीलिए वो एक झटके में उसे लड़की को अपनी गोदी में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है और उसे बेड पर लेटकर उसके ऊपर जाकर एक बार फिर उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। वो लड़की अपने कपड़े पहले ही निकल चुकी थी जब उसे कमरे में दाखिल हुई थी और बचे हुए कपड़े उसने बाथरूम में निकाल दिए थे। सूर्यांश उसे लड़की के होठों के साथ खिलवाड़ कर रहा था, क्योंकि इस वक्त ना तो सूर्यांश अपने होश में था और ना ही वो लड़की अपने होश में थी। सूर्यांश अपने हाथों से उसके दोनों उभरों को बारी बारी से सहला रहा था और अपने होठों से उसके होठों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। सूर्यांश के पर उसे लड़की के पैरों में उलझे हुए थे। सूर्यांश एक नज़र उसे लड़की की तरफ देखकर कहता है, अभी जो होने वाला है ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम इस वक्त मेरे कमरे में आए थी और इसके लिए हम दोनों ही जिम्मेदार होंगे। और वो एक झटके में उसे लड़की के आगोश में समा जाता है। उसे लड़की की एक दर्द भारी चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। वक्त के साथ साथ सूर्यांश और वाइल्ड होता जा रहा था, क्योंकि वो आज तक कभी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा था और ना ही उसने कभी किसी लड़की के साथ कोई फिजिकल रिलेशन बनाया था, इसीलिए बहुत ही ज्यादा वाइल्ड था। उसे कमरे में सूर्यांश के तेज सांसों की और उसे लड़की की सिसकियां की आवाज पूछ रही थी। पूरे कमरे का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका था। सुबह के 5 बजे जाकर सूर्यांश उसे लड़की के ऊपर से हटकर साइड में सो जाता है। वो लड़की तो जाने कब की है बेहोश हो चुकी थी, खबर ना तो सूर्यांश को बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ समय और अनिका कमरे में एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। समय अनिका की तरफ देखकर कहता है, ल मैं सोच रहा था कि हमारी शादी को 6 महीने होने वाले हैं, तो क्यों ना हम 6 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें और उसमें सिर्फ हम और तुम होंगे। ये पल हम दोनों का है और इस पल में सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के पास, कोई एक दूसरे के साथ। अनिका समय के सीने पर अपना कर रखते हुए कहती है, एल मुझे बता देना कि मुझे आपके साथ कब चलना है, मैं आपके साथ हर पल जाने को तैयार हूँ।
कनिका का फोन बार बार ड्रिंक कर रहा था। अनिका जब अपना कॉल उठाकर देखती है तो उसे पर नैन्सी का नाम सो रहा था। उनका टाइम देखी है तो रात के 1 बजे रहा था। अनिका समय की तरफ देखकर कहती है, यह नैन्सी 1 बजे मुझे क्यों कॉल कर रही है? समय हो सकता है कुछ जरूरी काम हो, उठा लो। अनिका कॉल उठाकर हेलो रहती है तो दूसरी तरफ से नैन्सी की घबराई हुई आवाज आती है, नैन्सी अनिका कहाँ हो तुम इस वक्त? अनिका, ऑफ कोर्स मैं इस वक्त घर पर होंगी और रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊंगी? नैन्सी जल्द से जल्द दिल्ली आ जाओ, तुम्हारे पापा का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया है। मैं उनके साथ ही आई थी उसे मीटिंग के लिए, प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनिका देखो नैन्सी, अगर तुम्हें उनके एक्सीडेंट की खबर देनी है तो उनकी बेटी और उनकी बीवी को दो, मुझे उनके एक्सीडेंट की खबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह इंसान मेरा कुछ नहीं लगता, इसलिए बेहतर होगा उनके फ़ोन में उनकी बीवी का और उनकी बेटी और उनके दामाद का नंबर होगा, उनको कॉल करो प्लीज़, ये बेफालतू के कामों के लिए मुझे कॉल मत किया करो। अनिका के कॉल काटने के बाद समय उसे अपनी तरफ करता है और कहता है, पहले उन्होंने पिता होने का फर्ज ना निभाया हो एनिका, लेकिन तुम्हें एक बेटी होने का फर्ज निभाना होगा, तुम्हें दिल्ली जाना होगा। अगर तुम इस वक्त वहां जाओगी ना तो तुम उनके किए क्यों नहीं गिल्टी फील कर सकती हो? अनिका समय की तरफ देखकर कहती है, मुझे उसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखता है और मैं वहां नहीं जाऊंगी। समय ठीक है तो तुम मत जाओ, मैं चला जाता हूँ क्योंकि उनकी वजह से तुम मुझे मिली थी और फिर तुम ये कैसे भूल सकती हो उनका? तुम्हारी माँ उस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, ऐसी मोहब्बत की उस इंसान के लिए अपनी जान तक दे दी थी। क्या तुम अपनी माँ की मोहब्बत को भी बचाना की कोशिश नहीं कर सकती? हो सकता है इस कोशिश के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ पता चल जाए कि वह अचानक कहाँ गायब हो गई थी। एनिका समय की तरफ देखकर समय के सीने से लग जाती है और कहती है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है वहां जाने का, तो ठीक है मैं चलता हूँ ना, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है वहां जाने में? चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ, फिर तुम चलाते हैं क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर पल तुमसे खुद के पास पाओगी कि पता है मेरा तुमसे। समय और अनिका तैयार होकर और अपनी माँ और बुआ को इन्फॉर्म करके वो दोनों तरफ दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। जब वो सुबह दिल्ली पहुंचते हैं, मिस्टर राजेंद्र का ऑपरेशन हो चुका था क्योंकि नैन्सी ने उनकी बीवी को कॉल किया था और उन्होंने आकर साइन कर दिए थे, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन टाइम से हो गया था। राहुल की नज़र अनिका पर पड़ती है। राहुल कनिका के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें किसने बताया पापा के एक्सीडेंट के बारे में? एक नज़र राहुल को देखते हैं और बोलती है, जैसे तुम्हारे बहुत सारे सोर्स हैं ना बातें पता करने की, वैसे ही मेरे लिए, इसलिए मुझे उनके एक्सीडेंट के बारे में जानकारी है और अगर तुम्हारी तहकीकात हो गई हो तो ज़रा तुमसे बात करो क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी बीवी को ऐसा लगे कि मैं तुम्हें बनाने की कोशिश कर रही हूँ, समझे? अभी मुक्ति आकर अनिका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तो फिर से मेरे पति से चिपकने लगे। उनका एटीट्यूड होकर मुक्ति का हाथ झटक देती है और कहती है, अपने पति को अपने पल्लू में बंद कर रखो, अनिका इतनी कमजोर नहीं है जो उसे ऐसे कमजोर आदमी की जरूरत है। और मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, ना मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट है और ना ही तेरे सो कॉल्ड पति में। मैं यहाँ अपने पिता को देखने आए तो बेहतर है कि ड्रामेबाजी तुम अपने घर जाकर दिखाओ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ये सब ड्रामेबाजी न सिर्फ खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए करती हो, पर मेरे पास इतना बकवास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ड्रामेबाजी का हिस्सा बनूं, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। मुक्ति अनिका का पकड़ों से थप्पड़ मारने ही वाली होती है, तभी एक हाथ जाकर मुक्ति के हाथ को पकड़ लेता है और अनिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, भूल से भी यह भूल मत करना क्योंकि समय मल्होत्रा की बीवी पर कोई हाथ उठा पाए, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। राहुल और मुक्ति दोनों ही समय को अपने सामने देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी दोनों के दिमाग में एक बात हिंट होती है, समय मल्होत्रा की बीवी यानी अनिका ने समय मल्होत्रा से शादी करी है। ये सुनकर दोनों ही अनिका से 2 कदम पीछे हट जाते हैं क्योंकि समय मल्होत्रा कैसा था ये बात पूरा इंडिया और पूरी दुनिया जानती थी कि जब समय मल्होत्रा अपनी पर आता है ना तो वो अपनों को भी नहीं छोड़ना। समय अनिका को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? बीवी आने का नहीं समय, तुम बिल्कुल टाइम से आए हो। और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं और कल तक उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। उन्हें हार्ट अटैक आया था बट नैन्सी ने उन्हें जल्दी हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया जिसकी वजह से टाइम पर उनका ऑपरेशन हो गया। वैसे तो डॉक्टर बोल रहे हैं कल के लिए, लेकिन मैंने बोल दिया है कि 10 दिन तक उन्हें अस्पताल में रखकर अच्छे से उनकी देखभाल करें क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूं उनकी बीवी और उनकी बेटी को तो उनकी पड़ी ही नहीं है। बीवी अपनी फैशन में लगी है और बेटी दूसरों को इंसल्ट करने में।
और आप मिस्टर राहुल, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के करीब आने की? आपको पता है मैं मेरी बीवी पर किसी मर्द की परछाई नहीं पड़ने देता और आप उसके करीब आकर खड़े हो गए। क्या नाम है आपका पूरा? हाँ, राहुल मेहरा, मेरा इंडस्ट्रीज का सीईओ। पर तुम्हें पता है आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? राहुल हैरानी और डर से समय की तरफ देख रहा था। समय बोलता है आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, मेरा इंडस्ट्रीज बैंकक्रप्ट हो गई है। हाँ, फोन चेक करो, न्यूज़ बहुत जोरों से चल रही है। समय की धमकी सुनकर राहुल जल्दी से अपना फोन ऑन करता है। तभी राहुल के पापा का फोन आने लगता है। वो बताते हैं कि बताने कैसे अचानक उनकी कंपनी के शेयर्स गिरने लगे और उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट होने पर पहुंच गई है। राहुल जल्दी से समय के पैर पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर मल्होत्रा, मुझसे गलती हो गई, मुझे उनका से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। समय राहुल को अपने पैरों से झक देता है और कहता है एक बार तुम फिर गलती कर रहे हो, वो अनिका नहीं मैसेज समय मल्होत्रा है, तो उसको वही इज्जत वही मान सम्मान मिलना चाहिए जो समय मल्होत्रा को मिलता है। समय मल्होत्रा एक बार अपने सम्मान में कमी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी बीवी के सम्मान में वो कोई कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम? राहुल जल्दी से जाकर अनिका के पैरों को पकड़कर कहता है मुझे माफ कर दीजिए मैसेज मल्होत्रा, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और इस्तेमाल उत्तर से कहिए ना मेरी कंपनी को छोड़ दे वरना मैं, मेरी बीवी, मेरे मन, आप सब रोड पर आ जाएंगे। अनिका राहुल से 2 कदम पीछे हटती है और जमीन में घुटने के बल बैठकर रहती है, ऐसे ही जैसे तुम आज बैठे हो ना, ऐसे ही उसे दिन तुमने मुझे घुटनों के बाल बिठाया था, मुझे अपनी नाक रगड़ भाई थी लेकिन फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया था। और आज वक्त बदल चुका है राहुल, आज तुम मेरे पैरों में बैठे हो और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी वैसे ही जैसे तुमने मुझे छोड़ा था, और ना ही मैं समय को रोकूंगी तुम्हें बर्बाद करने से, अभी तो शुरुआत है। राहुल देखो आगे आगे क्या होता है तुम्हारे साथ, और तुम जिस मुक्ति के ऊपर इतराती थे ना, देखना वो मुक्ति ही तुम्हें सबसे पहले लात मार कर जाएगी। अनिका खड़ी हो जाती है और समय के हाथ को अपनी हाथ में पकड़कर रहती है। अभी तो शुरुआत है मुक्ति एंड मिसेज कामिनी, अभी तो बदले की शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो आप दोनों के साथ भी क्या होता है। अगर इन सब में मेरे वो सो कॉल्ड पिता भी शामिल हुए ना तो उन्हें भी मैं कभी नहीं बचूंगी, याद रखना मेरी इस बात। और समय का हाथ पकड़कर वहां से राजेंद्र जी से मिलने चली जाती है। अनिका जब वार्ड के अंदर पहुंचती है, राजेंद्र जी मशीनों से गिरे हुए थे, उनकी ऐसी हालत देखकर थी अनिका के चेहरे पर एक शिकन नहीं आती है, ऐसा लग रहा था जैसे अपने पिता को लेकर उसके अंदर के सारे एहसास मर चुके थे। ये सच भी था, राजेंद्र जी ने जो बचपन से लेकर आज तक अनिका के साथ किया था उसके बाद से ही अनिका उनसे बेइंतहा नफरत करती थी, इतनी नफरत की आज तक उसने किसी से नहीं की थी। और इस नफरत में इजाफा तब हुआ जब उसे अपनी माँ की मौत का सच पता चला, और यह भी पता चला कि उसकी माँ को धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति था। अनिका एक नज़र उन्हें देखकर जैसे ही बाहर जाने लगती है तभी अनिका के कानों में राजेंद्र जी की आवाज़ पड़ती है, इतनी नफरत करती हो मुझसे कि मेरे जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। अनिका पलटकर उनकी तरफ देखती है और कहती है इससे भी कहीं ज़्यादा नफरत करती हूँ मैं आपसे, इतनी कि आप अपनी ज़िंदगी में नहीं सोच सकते। और उस दिन से इस नफरत में इजाफा हो गया है जिस दिन से मुझे मेरी माँ की मौत का सच पता चला है। अनिका के मुँह से अपनी माँ की मौत के सच की बात जानकर राजेंद्र जी का चेहरा काला पड़ जाता है। आपकी तबीयत खराब है मिस्टर, इसलिए मैं आपसे अभी कुछ नहीं कह रही, लेकिन आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। आपको बताना होगा कि मेरी माँ की इतनी मोहब्बत करने के बाद भी आपने उस औरत के लिए मेरी माँ को धोखा दे दिया, और उसकी नाजायज़ बेटी के लिए आपने अपनी जायज़ बेटी को एक कमरे में कैद कर दिया। इन सब के जवाब मुझे चाहिए, लेकिन आपके ठीक होने के बाद। और वैसे भी ना मुझे आपकी ज़रूरत है, नहीं आपकी प्रॉपर्टी की और नहीं आपकी फैमिली की, मेरे पास मेरी खुद की फैमिली है, मेरा खुद का पति है जो इतना कमाता है जिसके आगे आपकी ये दौलत कुछ भी नहीं है। राजेंद्र जी को बातें सुनकर अनिका वहां से बाहर निकल जाती है। वही एक कोने में खड़ा समय राजेंद्र जी के चेहरे के हर आते जाते भाव को नोटिस कर रहा था और वह समझ जाता है अनिका सच की बात कर रही थी। वह राजेंद्र जी से जुड़ा हुआ एक काला सच है जिसे जानकर कि अनिका अपने पिता से इतनी नफरत करती है, और शायद अब राजेंद्र जी भी जान चुके हैं कि अनिका उनके सच तक पहुंच चुकी है। एलिल समय राजेंद्र जी के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है आज आपने जो नाटक किया है ना, यह नाटक हकीकत भी बन सकता है। आपकी वजह से मेरी बीवी इतनी परेशान होकर मुंबई से दिल्ली आए और आप ये सब सिर्फ नाटक कर रहे थे। अनिका को दिल्ली बुलाने के लिए आपको शर्म नहीं आती मिस्टर? और आपको शर्म आएगी क्यों? बेटी के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया, उसे दिल्ली बुलाने की आपको इतनी जल्दबाजी क्यों थी? लेकिन आप भूल जाइए कि आपने कहा के साथ कुछ कर सकते हैं या आपकी यह फैमिली उसके साथ कुछ कर सकती है, अनिका अकेली नहीं है।
समय की बात सुनकर राजेंद्र जी उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हाँ मैंने उसे बुलाया क्योंकि मैं उसे यहाँ बुलाना चाहता था, क्योंकि वह वैसे तो मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं होती थी, लेकिन आज मैंने उसे मजबूर कर दिया दिल्ली आने के लिए। और तुम जानते हो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उसे दिल्ली से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। समय अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा हो जाता है और खुद को रोशनी में लाकर कहता है, कोशिश कर लीजिए। अपने सामने समय मल्होत्रा को देखकर राजेंद्र जी की सिटी पिटी हो जाती है। राजेंद्र जी समय को देखकर कहते हैं, मिस्टर मल्होत्रा, आप अनिका के साथ यहाँ आए थे, क्या रिश्ता है आपका अनिका से? वही रिश्ता है मेरा अनिका से जो एक बात पर आपका अनिका की माँ से हुआ करता था, पर अनिका की माँ का आपसे हुआ करता था। लेकिन आप तो पैसों की लालची थी कि आपने इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी को छोड़ दिया। लेकिन आप यही नहीं जानते जो दूसरी पुणे जाने में कितनों के साथ सोकर आ गई है और आज भी करती है। यकीन नहीं होता तो डेमो दिखा सकता हूँ आप लोगों को। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आप सब लोग, अगर मेरी बीवी के आसपास भी आपके परिवार का कोई सदस्य दिखाई दिया तो आपको सड़क पर भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा मैं। आज तक अनिका अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था, तो अपने जैसा चाहा उसके साथ बर्ताव कर लिया। लेकिन आज अनिका अकेली नहीं है, उसके साथ उसका पति, उसका समय है, तो भूल कर भी उसके साथ कुछ करने के बारे में सोचना भी मत आप लोग। और जो पिछले 6 महीने से तुम कोशिश कर रहे हो ना अनिका के करीब जाने की, उसे अपनी बातों में फंसाने की, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी तुम्हारा आधा सच जानती है अनिका। जिस दिन तुम्हारा पूरा सच उसे पता चल गया ना, उसे दिन अपने हाथों से गोली मार देगी तुम्हें। समय राजेंद्र जी को धमकी देने के बाद वहां से बाहर निकल जाता है। वह देखता है कि अनिका दीवार से सर लगाकर खड़ी थी। समय अनिका के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, चलो काफी रात हो गई है। आप किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह अनिका से कुछ भी कह सके, क्योंकि वह जान चुके थे कि अनिका अब उनकी औकात से बाहर जा चुकी है। अनिका से कुछ कहने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना, जो उनमें से कोई नहीं कर सकता था। समय अनिका को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन वह अपने आदमियों को उन सब के ऊपर नजर रखने की लगाकर गया था, क्योंकि राजेंद्र जी ने इतना बड़ा नाटक किया था तो वजह भी कुछ बड़ी ही होगी। समय अनिका को अस्पताल से बाहर लाकर अपनी कार में बिठा देता है और वहां से निकालकर उनकी गाड़ी रोड पर भागने लगती है। समय अनिका के कंधे पर हाथ रखता है तो अनिका उसके हाथ को पकड़कर रहती है। मैं जानती हूँ उसको कुछ भी नहीं हुआ था, नाटक कर रहे थे वह। यही नाटक क्यों था ये भी जानती हूँ। समय अनिका की तरफ देखा है। कनिका रहती है, माँ की दिल के हिसाब से मेरे 25 साल के होते ही मन की पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, और इन लोगों को वही प्रॉपर्टी चाहिए जिस पर आज तक ये लोग मजे करते आए हैं। आप उनके सारे बैंक अकाउंट और उनके सारे कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं, क्योंकि अब जब तक वह कार्ड और बैंक अकाउंट में मेरे साइन नहीं होंगे। समय हैरानी से अनिका की तरफ देखा है तो उनका रहती है, मुझे सब चीज की जानकारी है, इसलिए मैं नैन्सी को यहाँ भेजा था। नैन्सी मेरे लिए यहाँ पर रहकर काम कर रही है। समय और अनिका एक घर के बाहर जाकर रुकते हैं। अनिका उस घर को देखकर समय की तरफ देखती है तो समय कहता है, ये घर उस वक्त लिया था जब मैं दूसरों की होटल में काम किया करता था। मुझे ये घर सबसे ज्यादा सुकून देता है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा अपना सब कुछ यहीं पर है। जानती होने का मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ, फिर भी कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह जब सूर्यांश की आंखें खोल हैं तो उसे अपना सर बहुत भारी लगता है। वो उठकर बैठता है तो उसका ध्यान अपने शरीर पर जाता है। वो एकदम से होश में आकर बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बिना कपड़ों के खुद को देखकर परेशान हो जाता है। तभी उसे अपने बेड पर दूसरी तरफ मुंह किए हुए एक लड़की दिखाई देती है। अपने बेड में एक लड़की को देखकर सूर्यांश गुस्से से पागल हो जाता है। सूर्यांश अपना हाथ बढ़ा कर एक झटके में उसे लड़की को खींचकर जमीन पर पटक देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की, किसके कहने से आई थी मेरे करीब? वो लड़की उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि वो 1 इंच भी हिल नहीं पाती। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो लड़की अपने चेहरे से बालों को उठाकर जब सामने देखती है तो एक पल के लिए सूर्यांश उसकी गहरी भूरी आंखों में खो जाता है, लेकिन फिर वो अपने दिमाग को झटका उसे लड़की की तरफ देखा है। मासूम चेहरा, पूरे चेहरे पर काटने के निशान, पूरे शरीर पर लाल और नीले निशान पड़े हुए थे। इस वक्त भी वो लड़की बिना किसी कपड़ों के जमीन पर पड़ी थी। उसे लड़की को इस तरह देखकर एक बार फिर सूर्यांश की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। सूर्यांश हैरानी से उसे लड़की की तरफ देखा है और वहां से एक टावा उठाकर खुद को कर लेता है और उसे लड़की से कहता है, किसके कहने पर मेरे कमरे में आई थी? वो लड़की सूर्यांश की तरफ देखती है और अपनी दर्द भरी आवाज में रहती है, हम यहाँ किसी के कहने पर नहीं आए थे, यहाँ हमें हमारी दोस्त छोड़कर गई थी। बोल रही थी कि आज रात को यही रुकेगी, लेकिन वह तो यहाँ थी ही नहीं। और जब मुझे सुबह होश आया तो आप थे। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं उठ नहीं पाई, इसलिए मैं फिर से सो गई।
सूर्यांश उस लड़की की उसे मासूम और दर्द भरी आवाज में खो जाता है। तभी एक बार फिर उसे मासूम लड़की की एक दर्द भरी सिसकी सुनाई देती है। पता नहीं सूर्यांश का दिल नर्म हो जाता है। उसे लड़की को उठाकर बेड पर लेटकर ब्लैंकेट से कर देता है और कहता है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो लड़की रहती है, नहीं आप प्लीज डॉक्टर को मत बुलाए वरना सबको पता चल जाएगा। सूर्यांश, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, चुपचाप लेटी रहो। वो लड़की सूर्यांश के डर के मारे चुपचाप बेड पर लेटी रहती है। सूर्यांश ने एक लेडी डॉक्टर को बुलाया था। वो डॉक्टर आकर जब उसे लड़की का चेकअप करती है तो उसकी हालत देखकर वो सूर्यांश की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर आपको शराबी इंसानियत। सूर्यांश ने एक लेडी डॉक्टर को बुलाया था। वो डॉक्टर आकर जब उसे लड़की का चेकअप करती है तो उसकी हालत देखकर वो सूर्यांश की तरफ देखकर कहती है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है मिस्टर राणा। आपने इस लड़की की क्या हालत करती है और इसकी बॉडी और इसके साइड इफेक्ट को देखकर तो यही लगता है कि किसी ने इसे यौन ड्रग्स दिया था जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हुई। उसे लड़की का चेकअप करके उसे कमरे से बाहर चली जाती है। सूर्यांश उसे लड़की के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, नाम क्या है तुम्हारा। वो लड़की अपनी आंखों से सूर्यांश की तरफ देखती है और कहती है, मेरा नाम कोयल है, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं मेरे गांव में अपनी दादी के साथ रहती हूँ, लेकिन वो मेरी फ्रेंड है ना, वो मुझे यहाँ लेकर आए, बोली कि वो यहाँ मुझे जॉब दिलवा देगी और लेकिन पता नहीं वो मुझे इस कमरे में छोड़कर क्यों चली गई। सूर्यांश कोयल की बात सुनकर सब समझ जाता है कि किसी ने कोयल को यहाँ भेजा था और वो उसे किस धंधे में खेलना चाहती थी यह भी उसे समझ आ जाता है। इसलिए वो कोयल से कहता है, तुम जाकर नहा लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कपड़े मंगा देता हूँ, उसके बाद तुम मेरे साथ चलना। कोयल हाँ बोल देती है। कोयल से मिलने के बाद सूर्यांश के दिमाग से अनिका बिल्कुल निकल चुकी थी। उसे एहसास ही नहीं था इस बात का कि सुबह से लेकर दोपहर सूर्यांश के दिमाग में अनिका का ख्याल ही नहीं आया था। उसका ख्याल और उसका दिमाग तो सिर्फ कोयल और उसके दर्द में था। सूर्यांश अपने सेक्रेटरी राघव को कॉल करता है और कहता है, राघव पीछे के दरवाजे पर मेरी गाड़ी लाकर लगा दो, मैं भी आता हूँ। राघव ओके कहकर फोन कट कर देता है। तभी सूर्यांश कोयल को बेड से नीचे खड़ा करता है तो कोयल के पैर लड़खड़ा जाते हैं। वो जैसे ही गिरने को होती है सूर्यांश उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और कोयल को अपनी बाहों में लेकर होटल से बाहर निकल जाता है। जैसे ही राघव सूर्यांश की बाहों में किसी लड़की को देखा है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी सूर्यांश उसकी तरफ बिना देखे कहता है, अगर तुमने अपनी आंखों को तुरंत नीचे नहीं किया ना तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सूर्यांश की धमकी सुनकर राघव जी हुकुम सा कहकर अपनी नजरों को नीचे कर लेता है। वहीं कोयल को बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि आज पहली बार वो किसी आदमी की बाहों में इस तरह थी और वह भी वो आदमी जिसके साथ कल उसने एक रात बिताई थी। सूर्यांश गाड़ी में बैठ जाता है और वो अपनी ही गोदी में कोयल को भी अपनी बाहों में ही बिताई रखता है। लेकिन जब कोयल उसे दूर जाने की कोशिश करती है तो सूर्यांश उसे अपनी आंखें दिखाकर डरा देता है और कोई अपने नजरें नीचे करके बैठ जाती है क्योंकि उसे सूर्यांश से बहुत डर लग रहा था। 1 घंटे बाद सूर्यांश की गाड़ी उनके मुंबई के अपने फार्म हाउस में जाकर रुकती है और सूर्यांश कोयल को अपनी बाहों में लेकर फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। जब अपने कमरे में पहुंचता है तो कोयल को वहीं बेड पर बिठा देता है और अपना फोन लेकर राघव को कॉल करता है और कहता है, जब तक मैं ना कहूं कोई भी फार्म हाउस के अंदर नहीं आना चाहिए, कोई भी आए उसे साफ इनकार कर दो कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। राघव जी हुकुम सा करके फोन काट देता है और उसे फोमा उसकी तरफ देखकर कहता है, अच्छा है हुकुम सा कि आपकी जिंदगी में कोई और आ जाए वरना आप दोनों भाइयों को बीच में महाभारत होना तय था। अच्छा हुआ जो महादेव ने वक्त रहते आपकी जिंदगी में किसी ऐसे को भेज दिया जो आपको आपसे ज्यादा मोहब्बत करे और इस कन्या की आंखों में हमें आपके लिए कुछ जज्बात दिखाई दिए थे। अगर ऐसा हुआ तो हम अपने महादेव के दर्शन करने जरूर जाएंगे। सूर्यांश कोयल की तरफ देखा है और कहता है, अब मैं जो पूछना उसका सही सही जवाब दे रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने कुछ भी गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें मार कर यही गढ़ दूंगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कोयल नाम की कोई लड़की इस दुनिया में रहती भी थी। सूर्यांश की बात सुनकर कोयल डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। कौन हो तुम। कोयल एक नज़र सूर्यांश को देखती है और कहती है, मेरा नाम कोयल है, मैं अपनी दादी के साथ अपने गांव में रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है। जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मेरे पापा मेरी मम्मी को छोड़कर किसी और के पास चले गए थे और मेरी मम्मी यह सपना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इसीलिए उनकी मौत हो गई। मेरे पापा ने जाने की बात कभी भी मेरी मम्मी की याद दादी की खबर लेने की कोशिश नहीं की थी, इसीलिए दादी भी पापा से नफरत करती हैं क्योंकि पापा की वजह से ही हमारा परिवार टूटकर बिखर गया था। मेरी दादी ने कभी मुझे खुद से अलग नहीं किया, इसलिए मैं ज्यादा दुनियादारी नहीं जानती।
मेरी जो दोस्त है ना, उसने कहा कि वो मुझे मुंबई में अच्छी जॉब दिलवा देगी जहां मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और मैं अपनी दादी का अच्छी से ख्याल रख पाऊंगी। आप नहीं जानते हैं, मेरी दादी बहुत बीमार और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं उसकी बात मानकर यहाँ आ गई, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ पर मैं इन सब में फंस जाऊंगी। सूर्यांश बहुत गौर से कोयल की बातें सुन रहा था। तभी सूर्यांश के फोन पर मैसेज की भी पाती है। सूर्य को मैसेज पढ़ता है और पढ़कर उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वो कोयल के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त तुम्हें क्लब में क्यों लेकर आई थी? कोयल नाम है। अपनी गर्दन हिला देती है तो सूर्यास्त कहता है, उसने तुम्हें भेज दिया था किसी दूसरे आदमी को और वह आदमी ने तुम्हें ड्रग्स दिए थे जिससे वो तुम्हारे साथ रात बिता सके, फिर हर रात तुमसे वो यही काम करने वाली थी। इसका मतलब समझती हो तुम? कोयल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सूर्यांश की तरफ अपनी आंसू भैया से देखते हैं और कहती हैं, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मैंने तो उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ा। डब्लू से बचपन में ज़रूरत होती थी ना, मैं हमेशा उसका साथ देती थी, लेकिन वो मेरे साथ इतना गंदा काम करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था। सूर्यास्त कोयल के सर पर हाथ रखता है और कहता है, अब तुम क्या चाहती हो ये बताओ, क्योंकि कल रात क्यों हम दोनों के बीच हुआ उसके बाद मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। तुम एक औरत हो और औरत की इज्जत करना सूर्यांश राणा को बहुत अच्छे से आता है। कोयल सूर्यांश की तरफ देखती है और कहती है, आपको पता है राणा जी, मेरी दादी कहती थी ल हम उसी के साथ रात बिताते हैं जिससे हमारी शादी होती है, और मेरी तो आपसे शादी नहीं हुई। इसका मतलब हमें अच्छी लड़की नहीं रही ना, क्योंकि दादी कहती थी कि जो लड़की शादी से पहले किसी के साथ रात बिताती है ना, वो अच्छी लड़की नहीं होती। इसका मतलब मैं भी अब अच्छी लड़की नहीं रही। मेरी दादी मुझसे नफरत करेगी ना, वह मुझे माफ नहीं करेगी ना इस गलती के लिए। सूर्यांश कोयल की मासूम बातों को सुन रहा था। आज उसे एहसास हुआ था इस दुनिया में उसने इतनी मासूम लड़की नहीं देखी थी जो किसी का बुरा नहीं चाहती है, बल्कि वह अपनी दादी किसी को याद कर कर परेशान हो रही थी कि वह कैसे अपनी दादी को चेहरा दिखाए। और आजकल के टाइम में लड़कियां किसी के साथ सोने से पीछे नहीं होती थी। यही सब सोकर सूर्यांश को बहुत गिल्टी फील हो रहा था। तभी सूर्यांश कोयल की तरफ देखा है और कहता है, शादी करोगी मुझसे, बीवी बनोगी मेरी, उसके बाद तो तुम्हारी दादी कुछ नहीं कहेंगे ना, और फिर तुम दादी को बताना ही मत कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या हुआ। मैं बस तुम्हारी दादी को ये बताऊंगा कि मुझे आपकी पोती बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। क्यों ठीक रहेगा ना? कोई और खुश होकर सूर्यास्त के गले लग जाती हैं और कहती हैं, आप बहुत अच्छी हो राणा जी, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। जब आप मेरी पति बन जाओगे तो आप मेरी दादी का इलाज कराओगे ना? सूर्यांश कोयल के चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारी दादी का इलाज कराऊंगा और उन्हें अपने साथ लाकर ही रखूंगा, जिससे तुम्हें भी कभी अपनी दादी से दूर नहीं रहना पड़ेगा और तुम्हारी दादी भी अकेली नहीं रहेंगी इस दुनिया में। सूर्यांश तुरंत राघव को कॉल करता है और कहता है, मैरिज पेपर बनवाने के लिए। राघव सूर्यांश की बात सुनकर पहले तो चौंक जाता है, लेकिन फिर खुशी से ओके बोलकर मैरिज पेपर बनवाने निकल जाता है। 3 घंटे बाद जब राघव वापस आता है तो उसके साथ में वकील, जज और मैरिज पीपल्स के सारा प्रोसीजर होने के बाद कोयल और सूर्यांश में पेपर्स पर साइन करते हैं। सूर्यांश कोयल की मांग में सिंदूर भरता है और उसे एक सुंदर सा मंगलसूत्र पहना है जो उसने अभी अभी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उसके बाद दोस्ती हाथों में सुहाग का चूड़ा पहना है और उसे कुछ सामान देता है पहनने के लिए, जैसे पायल, बीच में मांग टीका, क्योंकि राजस्थान में मांग टीका का बहुत महत्व था। सुहाग ने औरतें मांग टीका जरूर पहनती हैं। सूर्यांश ने कोयल से शादी तो कर ली थी, लेकिन वह जानता था कोयल राजस्थान की हुक्म रानी सा बनने के काबिल नहीं थी अभी, क्योंकि वो बहुत मासूम थी और उसकी मासूमियत का कोई भी फायदा उठा सकता है, जैसे कल उसकी दोस्त ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। सूर्यांश को कोयल पर बहुत मेहनत करनी थी। उसे राजस्थान की हुक्म रानी सब बनाने के लिए उसे कड़ी मेहनत कर पाने की। सब लोग वहां से चले जाते हैं। सूर्यांश कोयल का हाथ पकड़ता है और कहता है, तो सामने प्रोजेक्ट पर कुछ तस्वीरें शो में लगती हैं। तो सूर्यांश कहता है, यह मेरी दादी और ताकत है। सूर्यास्त के माँ पापा की फोटो आती है तो सूर्यांश कहता है, यह मेरे माता और बाबा साहब। फिर वहाँ उसके भाई बहनों की तस्वीर आती है तो सूर्यांश बताता है, इतना बड़ा परिवार देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी अचानक प्रोजेक्टर पर समय और उनका की फोटो आ जाती है। अनिका की फोटो को देखने के बाद समय हैरान रह जाता है कि वो अनिका को भूलकर कैसे कोयल के साथ रिश्ते में बन गया था, लेकिन जब उसे इन सब का आभास होता है तो वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर अपने मन में कहता है, अगर मेरे दिल में अनिका के लिए इतनी ही सच्ची मोहब्बत होती तो मैं कभी भी अनिका को छोड़कर कोयल से शादी नहीं कर पाता। इसका मतलब उनका मेरी मोहब्बत में सिर्फ मेरा अट्रैक्शंस है।
कोयल सूर्यांश की तरफ देखती है तो सूर्यांश कहता है यह मेरा छोटा भाई और यह उसकी पत्नी अनिका है। कोयल खुश होकर अनिका की तस्वीर पर हाथ फेर के कह दिया, आपको पता है मैं इनको जानती हूँ, ये बहुत अच्छी है। उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एल मेरी बहुत मदद की थी, आपको पता है यह मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, मेरा इलाज कराया, फिर उन्होंने दादी के इलाज के पैसे भी अस्पताल में जमा करवाए। सूर्यांश कोयल के सीधे हाथ रख कहता है, तो अब तो ये तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहेंगे तो तुम खुश हो ना। कोई और हाँ कहकर सूर्यांश के गले लग जाती है और कहती है, आप बहुत अच्छे हो राणा जी, और आपको पता है अगर मेरे पापा भी ऐसे होते ना तो कभी मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जाती। सूर्यांश कोयल के सिर पर हाथ करके कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुम तैयार भी जाओ, फिर मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने पर चलता हूँ, क्योंकि दादी के साथ ज्यादा राजस्थान में, बाकी फैमिली मेंबर यही मुंबई में है। अल कोयल खुश होकर ऊपर कमरे की तरफ चली जाती है। कोयल के जाने के बाद सूर्यांश की नज़रें अनिका की फोटो पर जाती हैं। वह अनिका की तरफ देखकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी मेरी पत्नी कोयल है। भले ही हम दोनों कभी एक नहीं हो सके, लेकिन हम रिश्ते में दोस्त जरूर रहेंगे। कोयल के साथ रहने के बाद मुझे पता चलेगा कि तुमसे प्यार मेरा अट्रैक्शन था या तुमसे सच में मोहब्बत हुई थी मुझे, लेकिन तुम्हें समय के साथ देखकर मुझे उतना बुरा नहीं लगता जितना कोयल का किसी और के लिए सोचना बुरा लगा मुझे। अनिका, तुम मेरे भाई की खुशी हो, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। कोयल की मासूमियत और उसकी ईमानदारी देखकर आज मुझे पता चला कि मैं समय के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मैंने उससे उसका पूरा बचपन छीन लिया, मैंने उसे उसका परिवार छीन लिया, लेकिन मैं अपनी गलती तो मान नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं अपनी गलती मानी तो मैं सबके सामने झुक जाऊंगा, और सूर्यांश राणा को झुकना नहीं आता। वहीं से सूर्यांश अपने कमरे की तरफ चला जाता है। जब वो गेट खोलकर कमरे के अंदर दाखिल होता है तो सामने खड़ी कोयल को देखकर उसकी आंखें कोयल पर ही जम जाती हैं। कोयल लगी इतनी खूबसूरत रही थी, रेड कलर की बांधनी साड़ी, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा, मांग में सिंदूर और मांग टीका, पैरों में पायल बिछिया और महावर लगा हुआ। कोयल सुहागन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सूर्यांश एक तक उसे देखा हुआ उसके करीब बढ़ जाता है और पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। एलिल थोड़ी देर बाद सूर्यांश कोयल का हाथ पकड़कर फार्म हाउस से बाहर चला जाता है और गाड़ी में दोनों खामोश एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ समय के मेंशन में सब लोग बैठे हुए थे। समय भी आज वापस आ गया था, क्योंकि अनिका दिल्ली में रुकना नहीं चाहती थी। सब लोग हाल में बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी सबकी नजरें हाल के गेट पर खड़े उसे इंसान पर पड़ती हैं और सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सबकी आंखों में हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव थे। सुनसान अंधेरी रात में एक लड़की पर हताशा रोड पर भेज जा रही थी और पीछे देखकर आगे बढ़ रही थी। तभी आगे से एक गाड़ी आती है और उसे टक्कर मारकर चली जाती है। वो लड़की फिर भी अपनी हिम्मत जताकर उठकर खड़ी होती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। जब वो जंगल में पहुंचती है तो वह देखी है वहां पर बहुत सारे लोगों ने एक आदमी को घेर रखा था। वो लड़की भागते हुए लोगों के पास जाती है और कहती है, यह क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों मार रहे हो इन्हें? आप लोगों ने वादा किया था ना मुझसे कि अगर मैंने छोड़ दूंगी, इसे तलाक ले लूंगी, तो आप लोग इन्हें कुछ नहीं करेंगे, फिर आप इन्हें करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तभी वहां एक लड़की की आवाज आती है और वो बोलती है, क्योंकि यह तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार नहीं है, ये तुमसे अपना रिश्ता खत्म करके मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए अब इसे मरना होगा, क्योंकि अगर यह जिंदा रहा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। वो लड़की दूसरी लड़की की तरफ देखती और कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो दीदी, तुम तो कहती थी कि अच्छे इंसान नहीं है, इनका बहुत सारी लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ता है, फिर आप इसे क्यों शादी करना चाहती हैं? दूसरी लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, वह सब झूठ था, तुम्हें फंसाने के लिए बना बनाया एक चक्रव्यूह था जिसमें तुमने फर्स्ट करबू तलाक के पेपर साइन कर दिए। तुम्हें पता है तुम्हारा पति तो इतना पत्नी बताता है कि उसने आज तक कभी किसी दूसरी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, और जिससे वो प्यार करता है उसे आंख उठाकर नहीं देती है ना, मजे की बात। और जोर जोर से हंसने लगती है। वो लड़की दूसरी लड़की की तरफ देखती और कहती है, आपने ऐसा क्यों किया श्रेया दीदी, मैंने आपको अपना सब कुछ माना था और आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप सब लोग मिले हुए थे ना, आप सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। तभी वहाँ खड़े सारे लोग आगे आते हैं और आते हैं, हाँ या हम लोगों ने तुझे धोखा, क्योंकि तू हमारा अपना खून नहीं थी, तू हमारे लिए सिर्फ एक मोहर थी, इस क्योंकि हम तुझे इस्तेमाल करके ढेर सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उससे पहले ही तुझ पर इस समय सिंघानिया की नज़र पड़ गई और इसने तुझे शादी कर ली, वरना तुझे बेचकर अब तक हम जाने कितने पैसे कमा चुके होते। वहीं अपनी फैमिली से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर वो लड़की 4 कदम पीछे हट जाती है और कहती है,
आप लोगों ने मुझसे वादा किया था ना कि मैं छोड़ दूंगी, तो आपने कुछ नहीं करेंगे, तब क्यों उन्हें मारना चाहते हो? उन्हें जाने दीजिए, अगर मारना है तो मुझे मार दीजिए। वहां खड़े 5 लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुझे तो मरना ही है, लेकिन तुझे मरने से पहले तेरे सो कॉल्ड पति को भी मरना होगा, क्योंकि अगर यह बच गया ना तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा और हमें अपनी जान बचाने के लिए इसे तो मारना ही होगा। वो लड़की उन सबके पैरों में घुटनों के बाल गिर जाती है और हाथ जोड़कर रहती है, उन्हें छोड़ दीजिए आप लोग, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है, प्लीज छोड़ दीजिए समय को, वो आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, मैं वादा करती हूँ आपसे, वो कभी पलट कर आप लोगों की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन उन्हें कुछ मत कीजिएगा। तभी पीछे से एक भारी मर्दाना और आकर्षक आवाज सुनाई देती है, क्यों हाथ जोड़ रही है आरजू? आप इन सब के आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि यह लोग इस लायक नहीं हैं, अगर आप उनके हाथ जोड़ेंगे ना तभी यह हमें मार देंगे, और नहीं जोड़ेंगे तब भी हमें मार देंगे, हमें मरना मंजूर है लेकिन किसी के आगे झुकना नहीं, समझी आप हमारे समय सिंघानिया की बीवी हैं और हमारी बीवी को दूसरों के आगे झुकना शोभा नहीं देता, इसलिए खड़े हो जाए, अगर यह आपको मारना चाहते हैं तो सीने पर गोली दीजिए, पैरों में गिरकर अपनी इज्जत मत कटाइए आप। आरजू अब नजर घूमर समय की तरफ देखती है पर अपने हाथ जोड़कर रहती है, हमें माफ कर दीजिए समय जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपकी बात नहीं मानी, आप हमें बार बार समझाते रहे कि यह लोग सिर्फ हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमें गलत रास्ता बता रहे हैं, लेकिन हमने कभी आपकी बात का विश्वास नहीं किया, और आज देखिए हमारी गलतियों की वजह से आज आप और हम किस रास्ते पर खड़े हैं। समय आरजू के पास आता है और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहता है, होनी थी हो गई, इसमें आपकी यही हमारी कोई गलती नहीं है, और हाँ हम राजस्थान के हुकुम शाह हैं और एक मशहूर बिजनेस टाइकून, और आप हमारी बीवी हैं तो आपको इस तरह रोना शोभा नहीं देता, और एक बात हम आज मरते टाइम आपसे कहते हैं आरजू, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, हमारी जिंदगी में पहली लड़की भी आप थी और आखिरी लड़की भी आपको, आपके सिवाय हमारी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और आरजू के मुंह से ठीक निकल जाती है, आरजू अपने चेहरे से हाथ उठाकर देखती है तो सामने समय का भी जान शरीर पड़ा था, उसके माथे के बीचों बीच गोली मारी गई थी। समय को इस तरह देखकर आरजू की चीख निकल जाती है और वह उन लोगों की तरफ पलट कर कहती है, हम बदला जरूर लेंगे, आपने हमसे हमारा सब कुछ लिया, हमारा परिवार, हमारा प्यार, हमारा पति, सब कुछ ही लिया आपने हमसे, अगर हमें भगवान ने एक मौका दिया तो हम आप सबका सर्वनाश कर देंगे, यह वादा है हमारा राजस्थान की हुकुम रानी सा आरजू समय सिंघानिया का, क्योंकि यह अंत नहीं शुरुआत है, और आरजू अपनी कही हुई किसी भी बात से वादा खिलाफी नहीं करती है, और वह अपना बदला लेने जरूर आऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने हमारे सम्मान को चोट पहुंचाई है और हम अपने साथियों का करने वालों को माफ नहीं करते, इंतजार कीजिए हमारे वापस आने का, हम जरूर आएंगे। और आरजू खाई में कूद जाती है। वहां खड़े सब लोग आरजू का कम देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें आरजू से अभी प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने थे, लेकिन उससे पहले ही आरजू अपनी जान ले चुकी थी। वहीं वो लोग नीचे देखकर फिर कहते हैं, अभी जब ये दोनों ही नहीं रहे तो उनकी सारी प्रॉपर्टी वैसे भी हम लोगों की है, क्योंकि उनकी फैमिली में हम सबको मार चुके हैं, अगर आप कोई जिंदा है तो सिर्फ आरजू के परिवार वाले जो कि हम लोग हैं, और वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। यह अंत नहीं शुरुआत है, क्योंकि अंत ही हर एक कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक नई कहानी और एक नया संघर्ष। अगर आरजू को मौका मिला तो क्या अर्ज लगी अपनी और अपने पति की मौत का बदला, या हमेशा के लिए दफन हो जाएगी? आरजू की कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। सुनसान अंधेरी रात में एक लड़की पर हताशा रोड पर भेज जा रही थी और पीछे देखकर आगे बढ़ रही थी, तभी आगे से एक गाड़ी आती है और उसे टक्कर मारकर चली जाती है। वो लड़की फिर भी अपनी हिम्मत जताकर उठकर खड़ी होती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। जब वो जंगल में पहुंचती है तो वह देखी है वहां पर बहुत सारे लोगों ने एक आदमी को घेर रखा था। वो लड़की भागते हुए लोगों के पास जाती है और कहती है, ये क्या कर रही हो आप लोग, क्यों मार रहे हो इन्हें? आप लोगों ने वादा किया था ना मुझसे कि अगर मैंने छोड़ दूंगी, इसे तलाक ले लूंगी, तो आप लोग इन्हें कुछ नहीं करेंगे, फिर आप इन्हें करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तभी वहां एक लड़की की आवाज आती है और वो बोलती है, क्योंकि यह तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार नहीं है, ये तुमसे अपना रिश्ता खत्म करके मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए अब इसे मरना होगा, क्योंकि अगर यह जिंदा रहा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। वो लड़की दूसरी लड़की की तरफ देखती और कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो दीदी, तुम तो कहती थी कि अच्छे इंसान नहीं है, इनका बहुत सारी लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ता है, फिर आप इसे क्यों शादी करना चाहती हैं?
दूसरी लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, वह सब झूठ था, तुम्हें फंसाने के लिए बना बनाया एक चक्रव्यूह था जिसमें तुमने फर्स्ट करबू तलाक के पेपर साइन कर दिए। तुम्हें पता है तुम्हारा पति तो इतना पत्नी बताता है कि उसने आज तक कभी किसी दूसरी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा और जिससे वो प्यार करता है उसे आंख उठाकर नहीं देती है ना। मजे की बात, और जोर जोर से हंसने लगती है। वो लड़की दूसरी लड़की की तरफ देखती और कहती है, आपने ऐसा क्यों किया श्रेया दीदी, मैंने आपको अपना सब कुछ माना था और आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप सब लोग मिले हुए थे ना, आप सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। तभी वहाँ खड़े सारे लोग आगे आते हैं और आते हैं, हाँ या हम लोगों ने तुझे धोखा, क्योंकि तू हमारा अपना खून नहीं थी, तू हमारे लिए सिर्फ एक मुहर थी। क्योंकि हम तुझे इस्तेमाल करके ढेर सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उससे पहले ही तुझ पर इस समय सिंघानिया की नज़र पड़ गई और इसने तुझे शादी कर ली, वरना तुझे बेचकर अब तक हम जाने कितने पैसे कमा चुके होते। वहीं अपनी फैमिली से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर वो लड़की 4 कदम पीछे हट जाती है और कहती है, आप लोगों ने मुझसे वादा किया था ना कि मैं छोड़ दूंगी, तो आपने कुछ नहीं करेंगे, तब क्यों ने मारना चाहते हो, उन्हें जाने दीजिए, अगर मारना है तो मुझे मार दीजिए। वहाँ खड़े 5 लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुझे तो मरना ही है, लेकिन तुझे मरने से पहले तेरे सो कॉल पति को भी मरना होगा, क्योंकि अगर यह बच गया ना तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा और हमें अपनी जान बचाने के लिए इसे तो मारना ही होगा। वो लड़की उन सबके पैरों में घुटनों के बाल गिर जाती है और हाथ जोड़कर रहती है, उन्हें छोड़ दीजिए आप लोग, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है, प्लीज छोड़ दीजिए समय को, वो आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे, मैं वादा करती हूँ आपसे, वो कभी पलट कर आप लोगों की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन उन्हें कुछ मत कीजिएगा। तभी पीछे से एक भारी मर्दाना और आकर्षक आवाज सुनाई देती है, क्यों हाथ जोड़ रही है आरजू, आप इन सब के आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि यह लोग इस लायक नहीं है, अगर आप उनके हाथ जोड़ेंगे ना तभी यह हमें मार देंगे और नहीं जोड़ेंगे तब भी हमें मार देंगे, हमें मरना मंजूर है लेकिन किसी के आगे झुकना नहीं, समझी आप हमारे समय सिंघानिया की बीवी हैं और हमारी बीवी को दूसरों के आगे झुकना शोभा नहीं देता, इसलिए खड़े हो जाए, अगर यह आपको मारना चाहते हैं तो सीने पर गोली दीजिए, पैरों में गिरकर अपनी इज्जत मत कटाइए आप। आरजू अब नजर घूमर समय की तरफ देखती है पर अपने हाथ जोड़कर रहती है, हमें माफ कर दीजिए समय जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आपकी बात नहीं मानी, आप हमें बार बार समझाते रहे कि यह लोग सिर्फ हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमें गलत रास्ता बता रहे हैं, लेकिन हमने कभी आपकी बात का विश्वास नहीं किया और आज देखिए हमारी गलतियों की वजह से आज आप और हम किस रास्ते पर खड़े हैं। समय आरजू के पास आता है और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहता है, ये होनी थी हो गई, इसमें आपकी यह हमारी कोई गलती नहीं है, और हाँ हम राजस्थान के हुकुम शाह हैं और एक मशहूर बिजनेस टाइकून, और आप हमारी बीवी हैं तो आपको इस तरह रोना शोभा नहीं देता, और एक बात हम आज मरते टाइम आपसे कहते हैं आरजू, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, हमारी जिंदगी में पहली लड़की भी आप थी और आखिरी लड़की भी आपको, आपके सिवाय हमारी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और आरजू के मुंह से ठीक निकल जाती है। आरजू अपने चेहरे से हाथ उठाकर देखती है तो सामने समय का भी जान शरीर पड़ा था, उसके माथे के बीचों बीच गोली मारी गई थी। समय को इस तरह देखकर आरजू की चीख निकल जाती है और वह उन लोगों की तरफ पलट कर कहती है, हम बदला जरूर लेंगे, आपने हमसे हमारा सब कुछ लिया, हमारा परिवार, हमारा प्यार, हमारा पति, सब कुछ ही लिया आपने हमसे, अगर हमें भगवान ने एक मौका दिया तो हम आप सबका सर्वनाश कर देंगे, यह वादा है हमारा राजस्थान की हुक्मरानी सा आरजू समय सिंघानिया का। और इसी के साथ आरजू भाई में कूद जाती हैं। वहां खड़े सब लोग आरजू का कम देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें आरजू से अभी प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने थे, लेकिन उससे पहले ही आरजू अपनी जान ले चुकी थी। वही वो लोग नीचे देखकर फिर कहते हैं, अभी जब ये दोनों ही नहीं रहे तो उनकी सारी प्रॉपर्टी वैसे भी हम लोगों की है क्योंकि उनकी फैमिली में हम सबको मार चुके हैं, अगर आप कोई जिंदा है तो सिर्फ आरजू के परिवार वाले जो कि हम लोग हैं। और वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। एक होटल के कमरे में एक लड़की सोई हुई थी और उसके साथ एक लड़का था, वो दोनों ही एक दूसरे के पास लेटे हुए थे। तभी धीरे धीरे उसे लड़की की आंखें झपकने लगते हैं और कुछ सेकंड में वो अपनी आंखें खोलकर सीलिंग को देखते हैं और फिर चारों तरफ अपना सर घूम के देखी है तो चारों तरफ उसे बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर दिखाई देता है। बहुत के बैठ जाती है कि चारों तरफ देखकर कहती है, मैं तो मर चुकी थी ना, तो मैं यहाँ का क्या कर रही हूँ, या मैं कोई सपना देख रही थी, अगर वह सपना था तो बहुत भयानक था और हकीकत थी तो फिर मैं जिंदा कैसी हूँ। तभी उसकी नज़र सामने लगे कैलेंडर पर जाती है। वो तारीख देखकर शौक हो जाती है क्योंकि वो तारीख थी जिस दिन से उसकी जिंदगी में सदस्यों का आगाज हुआ था और उसे उसके पति से अलग कर दिया गया था। इसका मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ है।
लेकिन ये सब तो कहानियों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ये सब सपना है तो बहुत खराब है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास में कोई और भी लेटा हुआ है। जब आप नहीं करता प्रमाण कर देती हैं तो अपने पास समय को देखकर बॉस के चेहरे में खो जाती हैं, क्योंकि समय आज उसे बहुत ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। उसकी 6 फीट 2 इंच हाइट, काले बाल के परफेक्ट ऑनलाइन वो किसी हॉलीवुड हीरो से काम नहीं लग रहा था। तभी आरजू के दिमाग में कुछ होता है। वो कहती है कि तुम पहले भी हो चुका है ना, इसका मतलब सच में मेरा रिकॉर्ड हुआ है। अगर ऐसा है तो अब आप सब लोगों की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने जो जो मुझसे छीन था अब वो मैं आपसे छीन लूंगी। और सबसे पहले मुझे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा और आप सबसे उनके सारे रिश्ते खत्म करने हैं, वरना आप लोग पहले की तरह फिर से उन लोगों को मुखड़ा बनाकर मुझे कमजोर करना चाहेंगे। इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। तभी आरजू को एहसास होता है कि उसकी बॉडी पर कोई हाथ ले रहा है, तो समय का हाथ उसकी पूरी बॉडी को नाप रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसे समय को पता चले कि वह उठ चुकी है, क्योंकि पिछली बार उसके बाद हम लोगों ने उसे जो बोला उसने उसे सब कुछ सच मानकर समय को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था। समय की आंखें धीरे धीरे खुलता है और वो अपने पास लेटी हुई लड़की की तरफ देखा है जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। समय उसके माथे को चुनकर कहता है, मैं नहीं जानता कि जब तुम्हें होश आएगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन उसे वक्त मेरा तुम्हारे करीब आना बहुत जरूरी था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया गया था और मैं तुम्हें किसी और के करीब जाते हुए नहीं देख सकता था। मैं खुद तुम्हारे करीब आ गया, वो सजा दूंगी। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपन लोगों के जाल में फंसे नहीं दूंगा। तभी समय को एहसास होता है कि आरजू हल्की हल्की हिल रही है। फिर आज अपनी आंख खोलकर समय की तरफ देखती है और कहती है, आप यहाँ मेरी कमरे में क्या कर रहा है? आरती, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। उसे ध्यान से सुना, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ। आरजू समय की गले लग जाती है और कहती है, मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं है समय, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा अधिकार है मेरे ऊपर, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, पूरी आजादी है। और फिर कल रात को तुमने मेरी जान बचाने के लिए वह सब कुछ दिया। एक नई शुरुआत हो चुकी है। आज हम दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपाएंगे और एक दूसरे के करीब रहेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे करीबी रिश्ता सिर्फ पति और पत्नी का होता है। मैं जानती हूँ मैं बहुत गलतियाँ की, आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ समय, हमारी शादी को और मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं आपको साबित करके दिखाऊँ कि मैं एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। समय बहुत गौर से आरजू का चेहरा देख रहा था, फिर वो अपने गले लगाकर कहता है, ठीक है, दिया आपको मौका, लेकिन इस मौके हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। सूर्यांश अंदर आता है और अपनी माता के सामने खड़ा होकर कहता है, इनसे मलिए, यह है कोयल। सूर्यांश राणा, मेरी पत्नी, शादी की आज मैंने अपनी माँ और बुआ का आशीर्वाद लेने आया हूँ। क्या आशीर्वाद भी नहीं मिलेगी हमसे? तभी अनिका जल्दी से जाकर कोयल के गले लग जाती है और कहती है, कैसी हो तुम, और तुम मिस्टर राणा के साथ क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे शादी किया है और आपको पता है ये बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरा आज बहुत ख्याल रखा और उन्होंने दादी का भी इलाज कराया और उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। और आपको पता है वो कल रात ना। तभी सूर्यांश अचानक से कोयल को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, अपनी सीक्रेट बातें सबको नहीं बताई जाती, समझी? कोयल हमें अपनी गर्दन हिला देती है। वही सूर्यांश की हरदी देखकर सब लोग मुस्कुराने, तुमने मुझसे शादी किया है और आपको पता है ये बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरा आज बहुत ख्याल रखा और उन्होंने दादी का भी इलाज कराया और उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। और आपको पता है वो कल रात ना। तभी सूर्यांश अचानक से कोयल को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, अपनी सीक्रेट बातें सबको नहीं बताई जाती, समझी? कोयल हमें अपनी गर्दन हिला देती है। वही सूर्यांश की देकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। बारी बारी से सब लोग कोयल से मिलते हैं और कोयल भी सबसे मिलकर बहुत खुश थी, क्योंकि इतना बड़ा परिवार कोयल ने भी कभी नहीं देखा था। लेकिन आज उसे सच में लग रहा था कि परिवार होना कितना जरूरी होता है। अनिका सूर्यांश की तरफ देखकर बोलते हैं, आप जाना चाहते हैं, ये यही रुकना चाहते हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कोयल को फैमिली के साथ रहना पसंद है। सूर्यांश का हाथ पकड़कर कहती है, यही रहती है ना, मुझे भी सबके साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, मुझे यहाँ वो मिल जाएगा, प्लीज घर जाइए ना। सूर्यांश कोयल का चेहरा देखकर हाँ कह देता है। सब लोगों एक बार फिर शौक हो जाते हैं। जो सूर्यांश किसी के लिए अपना फैसला नहीं बदलता था, आज उसने अपनी पत्नी के एक बार कहने से अपना फैसला बदल दिया था। वो समय के साथ रहने के लिए तैयार हो गया था। यही समय के लिए बहुत बड़ी बात थी।
अनिका सबकी तरफ देखती है और कहती है आप सब लोग बातें करो, मैं जाकर रात के खाने की तैयारी करती हूँ। तभी कोयल रहती है दीदी मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। वो दादी बोलती है जब शादी होती है ना उसके बाद पहली रसोई होती है मैं भी बनाऊंगी। और दादी ने ये भी बताया था कि इस दिन घर के सारे मेंबर गिफ्ट देते हैं। कोयल के चेहरे पर हाथ रखती है और कहती है आज नहीं तुम कल सुबह ब्रेकफास्ट बना देना। ओके आज मैं बना देता हूँ। और फिर अभी कोई गिफ्ट नहीं लाया तो तुम्हें गिफ्ट नहीं मिल पाएंगे और सुबह तक खरीद लेंगे ठीक है। कोयल खुश हो जाती है लेकिन दीदी मैं फिर भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आने का कोई अपने साथ लेकर किचन में चली जाती है। वही सूर्यांश और समय दोनों की नज़र की चीन की तरफ थी और दोनों अपनी अपनी बीवियों को देख रहे थे। बुआ जी सबकी तरफ देखती हैं और कहती हैं मुझे ऐसा लगता है हमारे घर के दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों के पीछे पागल हो गए हैं। देखो कैसे किचन को तड़ रहे हैं, जैसे किचन न होकर वो कोई ऐसी पार्क हो गया है जिसमें कोई घूमने आया है। बुआ जी की बात सुनकर दोनों लोग हड़बड़ा जाते हैं। समय उठकर अपने कमरे में चला जाता है और सूर्यास्त उठकर खड़ा होकर अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है इस घर में मेरे लिए कोई कमरा है या मुझे कैश रूम में रुकना पड़ेगा। रेलिंग के पास खड़ा समय सूर्यांश की बात सुन लेता है। वो ऊपर से कहता है सबसे ऊपर वाले फ्लोर आपका है, आप उसमें रह सकते हो, वहाँ आपकी पसंद का सारा सामान है। यहाँ सब के अलग अलग फ्लोर हैं, किसी को एक दूसरे के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। समय की बात सुनकर सूर्यांश को अपने दिल ही दिल में बहुत अच्छा लगता है कि उसके भाई के घर में उसके लिए भी एक फ्लोर मौजूद है। लेकिन उसने अपने भाई के साथ क्या किया था ये सोचकर सूर्यांश गिल्ट से भर जाता है। लेकिन वह तुरंत ही लिफ्ट से सबसे फर्स्ट लास्ट फ्लोर पर पहुंचता है। उसे फ्लोर पर पहुंचते ही सूर्यांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं क्योंकि यह फ्लोर बिल्कुल वैसा ही था जैसे सूर्यांश का पर्सनल फ्लोर था उसके विला में। सूर्यांश बहुत गौर से एक एक चीज को देखा हुआ जा रहा था क्योंकि उसने अपने भाई के साथ इतना गलत किया था, उसके बाद भी उसका भाई उससे प्यार करता है। यही सूर्यांश के लिए शर्म की बात थी और इसी गिल्ट में सूर्यांश भरत जा रहा था। जब सूर्यांश अपने कमरे में पहुंचता है तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसकी कमरे के पीछे की वॉल पर आज हुई सूर्यांश और कोयल की शादी की फोटो थी जब वह दोनों घर से बाहर निकले थे और एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। एलिल सूर्यांश उसे फोटो पर हाथ रखता है और कहता है इसका मतलब नजर रखते हो तुम मुझ पर, इसीलिए मेरी हर एक बात की खबर तुम्हें रहती है, इसीलिए मेरी शादी की खबर सुनकर तुम्हें कोई हैरानी नहीं हुई थी क्योंकि तुम पहले से ही जानते थे कि मेरी शादी हो चुकी है। उसे पूरे कमरे को देखने के बाद सूर्यांश के दिल में एक गिल्ट भर जाता है क्योंकि बचपन में राणा महल में उसका जो कमरा था सूर्यांश में उसे कमरे को तुड़वा कर वहां बालकनी बनवा दी थी क्योंकि वो सूर्यांश की किसी भी याद और उसकी किसी भी चीज को उसे घर में या उसे महल में नहीं रखना चाहता था। और एक उसका भाई था। सूर्यांश की इतनी नफरत खेलने के बाद भी उसने अपने घर में उसके लिए बिल्कुल उसके कमरे जैसा कमरा और फ्लो बनवा रखा था। सूर्यांश कपबोर्ड खोलना है तो जो कपड़े सूर्यांश पहना था में वही कपड़े थे और बिल्कुल इस फैशन ब्रांड के जिसके सूर्यांश इस्तेमाल करता था। ये सब कुछ देखकर सूर्यांश अब शर्म से गड़ा जा रहा था कि उसने क्या किया था बचपन से अपने भाई के साथ। अगर उसका भाई चाहता तो वह इन सब का बदला उससे ले सकता था, लेकिन कभी उसने सूर्यांश पर पलटकर वार्निंग किया था। सूर्यांश जैसे ही बाथरूम में जाता है वहां भी वही चीज रखी हुई थी जो हमेशा से और जी ब्रांड की सूर्यांश इस्तेमाल करता था। फ्रेश होकर जब सूर्यांश नीचे आता है तब तक खाना डाइनिंग टेबल पर लग चुका था। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे थे और सिर चेयर पर इस वक्त कोई नहीं बैठा था। जैसे ही सूर्यांश आकर खड़ा होता है समय बिना सूर्यांश की तरफ देखकर कहता है आपकी कुर्सी यह नहीं जहां आप खड़े हो, आपकी कुर्सी वो है सामने वाली। सूर्यांश हैरानी से समय की तरफ देखा है तो समय कहता है बड़े हो आप और राजस्थान की हुकुम साहो और हमारे परिवार के कर्ता धर्ता हो। भले ही हम भाई अलग रहते हैं लेकिन इस घर के भी हेड ऑफ द चेयर पर सिर्फ आपका हक है। जब तक आप यहाँ हो ये हक आपका है और आपका ही रहेगा। समय ये सारी बातें अपनी प्लेट में देखते हुए कह रहा था और समय की यह बात कहते ही सूर्यांश को शर्मिंदगी दिल जाने क्या क्या खेल लेता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अनिक खाना परोसते हुए सबको देता है, फिर सबकी तरफ खीर परोस कर कहती है ये खीर कोयल ने बनाई है अपनी पहली रसोई के लिए, तो आप लोग खीर खाकर बताइए कैसी बनी है। उसके बाद खाना खाएगा। सब लोग खींचते करते हैं तो सबको खीर बहुत
पसंद आती है। सबसे पहले समय एक बॉक्स लेकर कोयल के पास जाता है और कहता है यह आपके लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। कोयल को गिफ्ट ले लेती है और खुश होकर जैसे ही समय के पैर छूने जाती है, समय 2 कदम पीछे हटे कहता है मैं सूर्यांश भाई से छोटा हूँ, इसलिए आपका देवर हूँ और भाभी देवर के पर नहीं छोटी बल्कि देवर अपनी भाभी के पर छोड़ता है। मैं यह नहीं जानता कि आपका मन में मेरे लिए इज्जत है या फिर नफरत है, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए वही जगह है जो मेरी माँ और बुआ जी की है। कोयल के पैर छू लेता है। ये देखकर सूर्यांश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। किस समय उसकी पत्नी को इतनी इज्जत दे रहा था तो एक होता उसकी ही पत्नी पर गलत नजर रखे हुए था। ये देखकर अब तो सूर्यांश का करने का दिल कर रहा था। समय ने अपने हर एक क्रिया से आज सूर्यांश को शर्मिंदगी महसूस करवाई थी और उसे गिल्ट में भर दिया था। अब वो चाह कर भी स्किल्ड और शर्मिंदगी से बाहर नहीं निकल सकता था। बारी बारी से कोयल को गिफ्ट देते हैं। जब बारिश सूर्यांश की आती है तो वो कहता है मुझे पता नहीं था इसलिए मैं नहीं लाया, कल मैं गिफ्ट लाकर दे दूंगा। तो कोयल भी कुछ नहीं कहती। तभी सब लोग एक एक गिफ्ट अनेक की तरफ बढ़ा देते हैं। अनिका हैरानी से देखती है तो सब लोग कहते हैं आपकी भी तो पहली रसोई नहीं हुई थी, इसलिए ये सारे गिफ्ट हमारी तरफ से। समय भी एक गिफ्ट अनिका की तरफ बढ़कर कहता है और यह मेरी तरफ से मेरी वाइफ के लिए, आई लव यू मेरी जान। सबके सामने अपनी प्यार का इजहार करके समय अनीता को गले से लगा लेता है। नहीं, सब लोग जोर जोर से वोटिंग करने लगते हैं और उनका शर्मा कर समय के सीने से लग जाती है। वही यह सब देखकर कोयल बहुत खुश हो रही थी और सूर्यांश की नज़र सिर्फ कोयल के ऊपर थी। आज सूर्यांश की नज़र अनिका के ऊपर गई नहीं थी और अगर गई भी थी तो आज उसकी नज़रों में वह बात नहीं थी और नहीं वो एहसास थे जो हमेशा से हुआ करते थे। सब लोग अपना अपना डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही समय के कमरे में अनिका समय के गले लगा के रहती है। जानते हो, जब मैं पहली बार कोयल से मिली थी ना तो उसकी मासूमियत ने मुझे अपने लिए पागल कर दिया था। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि कोयल सिर्फ और सिर्फ सूर्यांश की जिंदगी में जाएगी, इसीलिए मैंने उसे दिन से उसके कमरे में छोड़ा था। मैं देखना चाहती थी क्या सूर्यांश को भी पहली नज़र में कोयल से मोहब्बत हो सकती है। और देखो, आज सूर्यांश पागल है कोयल के पीछे। अनिका की तरफ देखकर कहता है मैं जानता हूँ तुमने जो किया अच्छे के लिए किया, लेकिन जिस दिन अगर भाई को पता चल गया ना कि कोयल को उसके कमरे में पहुँचने वाली तुम थी तो तुम नहीं जानती वो किस तरह तांडव करेंगे और उनके गुस्से से अभी तुम वाकिफ नहीं हो। अनिका समय जिस दिन सूर्यांश को सच पता चलेगा ना मैं उन्हें खुद सारा सच बता दूंगी और सूर्यांश तक ये बात गलत तरीके नहीं जाएगी। आई प्रॉमिस। समय एकदम से अनिका को अपने करीब खींचकर उसके होठों को अपने कब्जे में कर लेता है और उन्हें शिद्दत, तलब और तड़प से चूमने लगता है, क्योंकि समय के अंदर जो एक डर था ना अनिका को खो देने का डर, आज खत्म हो गया था। एलिल वही सूर्यांश और कोयल के कमरे में कोल बेड पर बैठी हुई थी और सूर्यांश उसके पैरों के पास बैठा उसकी पैरों में पायल पहन रहा था। ये सोने की पायल थी जो सूर्यांश कोयल के लिए आया था, लेकिन शर्म की वजह से वो नीचे किसी के सामने कोयल को वो गिफ्ट नहीं दे पाया था। लेकिन अब जैसे ही वो कोयल के पैरों में उनसे पायल को पहना है, धीरे से उसके दोनों पैरों को बारी बारी से चूम लेता है और ये देखते ही कोयल अपने पैरों को खींचने लगते हैं। लेकिन सूर्यांश एक झटके में कोयल के पैरों को खींचकर अपनी तरफ कर लेता है और पोयम बेड पर लाकर खींची हुई सूर्यांश की तरफ चली आती है। वही सूर्यांश कोयल के ऊपर झुककर पहले उसके फोरहेड को, फिर उसकी दोनों आंखों को और दोनों गालों को बारी बारी से चूम लेता है। फिर सूर्यांश से चक्कर कोयल के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है और उन्हें शिद्दत से चुने लगता है। वो शर्ट कैसे का पेटेंट किस में बदल गई उन दोनों को ही पता नहीं चला। सूर्यांश के हाथ कोयल की पूरी बॉडी को सहला रहे थे और कोयल वक्त के साथ मदहोश होती जा रही थी। सूर्यांश के चुने पैर से कोयल की बॉडी रिएक्ट कर रही थी और कोयल के छूने से सूर्यांश की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को चूमने लगे हुए थे। वहीं दोनों के हाथ एक दूसरे के शरीर को छू रहे थे और कोयल के हाथ सूर्यांश की पीठ पर कैसे हुए थे। सूर्यांश एकदम से पलट जाता है। अब कोयल उसके ऊपर थी और सूर्यास्त नीचे, कोयल उसके ऊपर झुकी हुई थी। सूर्यांश कोयल के आधे कपड़ों को पहले ही निकल चुका था, अब वो सिर्फ इनरवियर में सूर्यांश के सामने थी। कोयल सूर्यांश के फोरहेड पर किस करती है, फिर उसकी आंखों पर, फिर उसके दोनों गालों पर और फिर उसके होठों को चूमने लगती है। सूर्यांश भी बराबर कोयल का साथ दे रहा था। कोयल भी पूरी भीग चुकी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, वो इतनी पागल हो गई थी। सूर्यांश के पीछे कोयल सूर्यांश के सीने पर किस करते करते जोर से बात कर लेती है और सूर्यांश की हल्की सिसकी निकल जाती। सूर्यांश के सीने पर किस करते करते जोर से बात कर लेती है और सूर्यांश की हल्की सिसकी निकल जाती है। सूर्यांश
एकदम से कोयल को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है और अपने दोनों हाथों से उसके दोनों उबरे को जोर जोर से मसल रहा था। ऑल टू बी कंटिन्यूड।